हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईज हिंदी। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब लक्ष्मीकांत का जो इंडियन पॉलिटी है, आई एम लक्ष्मीकांत, स्टार्ट हो चुका है। आप दो वीडियोस इसका देख चुके हैं, एक किस तरीके से आपको पढ़ना है स्ट्रैटेजी सेशन, एंड सेकंड इसका चैप्टर नंबर 1। सो अब हमने स्टार्ट कर लिया है भारत की राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, और इसमें आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 2, जिसमें चैप्टर 2 पढ़ाया जाएगा, संविधान का निर्माण। आई होप आप सभी ने दिवाली को बहुत एंजॉय किया होगा, है ना। काफ़ी खुशियां मना ली होंगी। अब पढ़ाई पर लौट आइए। अब आज से जो स्टडी है वह हमें करते जाना है। तो देखो, ये टेलीग्राम चैनल है बच्चों, मंजू PW UPSC वाला, जिसपे आपको PDF एंड क्लास का जो लिंक है वह मिल जाता है। तो लास्ट में एक बार फिर बता दूं कि पूरा जो इंडियन पॉलिटी इसको 12 भागों में डिवाइड किया गया है। अभी एक भाग एक संवैधानिक ढांचा, जिसमें कि आपके 12 चैप्टर हैं। इसमें हम सेकंड चैप्टर पर हैं, ठीक है, संविधान का निर्माण। टोटल लगभग 90 चैप्टर्स के आसपास हैं। कोशिश करेंगे कि बाद में जो लेक्चर्स है, आपको नंबर ऑफ लेक्चर्स जो है वह हम इंक्रीज कर दें, ताकि आपका ये जो सेशन है वह जल्दी से कंप्लीट हो जाए। और ये क्लासेस आपकी रेगुलर चलेंगी। काफ़ी सारे बच्चों ने बहुत रिस्पॉन्स किया एंड काफ़ी मैसेजेस किए। आप सभी के वो कमेंट, वो मैसेजेस हमने देखे हैं। आपका पॉलिटी कंप्लीट कराया जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि ये सीरीज जो है वह बीच में बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है बच्चों। कंटिन्यूअसली आपका ये जो सेशन है वह कवर कराया जाएगा, पूरी पॉलिटी हम पढ़ेंगे। तो अब तक देखो, हम इसके पहले चैप्टर जो आपका लेक्चर 1 था, लेक्चर 1 का मैं आपको 5 मिनट में एक शॉर्ट जो रिविजन है वह दे दूं। रिविजन करते हैं कि हमने पढ़ी थी कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्यों पढ़ना था, क्योंकि जब हमारा फाइनली हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला, उस कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे कई तरह के जो एक्ट थे, कई तरह के प्रावधान जो इसमें शामिल थे, वो पहले कई जो एक्ट आए हुए थे उनसे रिलेटेड थे, उनसे विकास हुआ, है ना। तो इसलिए हम इसे पढ़ते हैं, और बेसिकली इन्हें 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। एक तो जो कंपनी का शासन था, इसमें कुछ ऐसे एक्ट बनाए गए। 1773 का पहला रेगुलेटिंग एक्ट था। एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत पर शासन कर रही थी, उसको रेगुलेट करने के लिए बनाए जा रहे थे। कब तक? 1858 तक, है ना। सो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम 1793, 1830, 33 एंड 53। अब फिर बीच में ऐसा क्या हो गया था, तो 1857 की क्रांति हो गई थी, और अब ब्रिटिशर्स को और ब्रिटिश शासन को समझ में आ गया था कि अब हमें जरूरत है कि हम डायरेक्ट शासन करें। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया, और उसके बाद ताज का शासन आ गया, ब्रिटिश क्राउन के शासन के अंतर्गत। अब जो बने उसे चार्टर अधिनियम नहीं, बल्कि भारत शासन अधिनियम जो है वह कहा गया, और ये 1858 से लेकर 1947 तक बने, ठीक है। 1858, 61, 92, 1909, 19, 35, 46, और ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यहां तक आ गए। तो इन सभी एक्ट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा हमारे संविधान को बनने में। कहा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है, उसमें काफी सारे प्रावधान, और हमारे संविधान में 1935 का जो एक्ट था, इसके 70% प्रावधानों को उठा के एज इट इज हमने रख दिया। तो संविधान के विकास में इन सभी का योगदान था, नहीं था, है ना। इसलिए हमने इसको पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस भी हमने देखे, मेंस के क्वेश्चंस भी देखे। करना क्या है, किताब ले लो, उसका रिवाइज करते रहो। जिसके पास 6th एडिशन है, चिंता नहीं करना है। जो नया है, जो अपडेटेड है, वो यहाँ क्लास में देख लो, इससे अपडेट हो जाओ, और बाकी जो आपने पढ़ा है वो ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसमें कि संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर संविधान बना कैसे। तो अब देखो, संविधान बच्चों जो बना, तो सबसे पहले तो कहीं ना कहीं मांग उठी होगी संविधान सभा का निर्माण जो हुआ, कि हम संविधान सभा को बनाएं, या भारत, कुछ लोगों का कहना है, हमारे जो क्रांतिकारी जो नेता थे, जो राष्ट्रवादी नेता थे, उन सबका ये मानना था कि भारत का अगर शासन चलाना है तो वह भारतीयों के द्वारा चलाया जाए, और उसके लिए जो नियम बने, जो प्रावधान हो, जो भी एक्ट बने, वो सब कौन बनाए, तो भारत पर शासन भारतीयों के द्वारा हो। देश की जनता जो सोचे उस तरह से देश को चलाया जाए। तो यहाँ पर इसके लिए कहीं ना कहीं मांग उठी होगी। तो हम देखेंगे कि 2-3 बार अलग अलग तरीके से, कभी नेहरू जी ने मांग की, कभी केंद्र जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है उसमें डिमांड की जा रही है ना। कोई संवैधानिक सलाहकार है, बताओ जरा कमेंट करके, संवैधानिक सलाहकार किसको कहा जाता है। कई तरीके से मांग उठी, क्रिप्स मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया, है ना।
फिर देखो संविधान सभा का गठन होता है और यहां पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था वह किस की सिफारिश पर, किस मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ। अब देखो संविधान सभा का मांग उठ गई, गठन हो गया, अच्छी बात है। तो संविधान सभा किस तरीके से काम कर रही थी, उसकी क्या कार्यप्रणाली थी, उसकी हम बात करते हैं। जो स्वतंत्रता अधिनियम था 1947 का, उसमें क्या चेंजेस हुए, इसमें क्या बातें रखी गई थी संविधान को लेके, कुछ नहीं जानते हैं। संविधान सभा में देखो कई समितियां बनी, ऐसा तो है नहीं कि सारा जो है सब एक साथ मिल गए, बैठ गए और संविधान बना दिया। कई समितियां बनी कि भाई आप जो है वो फंडामेंटल राइट पर विचार कर लीजिए। कोई समिति बन गई कि भारत पूरा संघ है उसके बारे में, संबंधों के बारे में राज्यों से, उस पर विचार कर लीजिए। देशी रियासतों के बारे में विचार कर लीजिए, ठीक है, मूल अधिकार के बारे में विचार कर लीजिए। और भी कई तरह से इस तरह की समितियां बनी। प्रारूप समिति भाई कि कोई जो है वह ड्राफ्ट मेंटेन कर रहा है, ड्राफ्ट बना रहा है ना। अलग अलग तरीके से समितियां जो है वह बनाई गई, अलग अलग कार्यों के लिए समितियां बनाई गई। उन्होंने अलग अलग कामों को पकड़ा, अलग अलग कामों को किया। तो इस तरह की समितियों से भी कई प्रश्न जो है वह यूपीएससी ने पूछे हैं। अब देखो संविधान का प्रभाव में आना कब हुआ। संविधान का प्रभाव में आना और प्रवर्तन मतलब लागू होना, ये दोनों चीजें अलग अलग थी क्या, इसको भी पढ़ेंगे। कांग्रेस की एक विशेषज्ञ समिति थी। संविधान सभा की आलोचना किन आधारों पर की जाती है, ये मेंस टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया। एंड संविधान का हिंदी पार्ट है ना, हम देखेंगे कि मूल रूप से संविधान जो है किस भाषा में लिखा गया था और उसका क्या हिंदी अनुवाद है। संविधान अगर कोई संशोधन करता है, संविधान में कोई संशोधन होता है तो वो किस भाषा में प्रकाशित होगा ऑफिशियली। अगर राष्ट्रपति के द्वारा उनका अनुवाद किया जाएगा, उस चीज का अनुवाद किया जाए तो किस भाषा में किया जाएगा, ये प्रावधान कहाँ पर है। सो ये है आपका, दैट इज द चैप्टर 2 मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें पूरा हमें जो संविधान है उसको पढ़ना, समझना और सीखना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं और शुरू करेंगे हम सबसे पहले संविधान सभा की मांग से। संविधान सभा की मांग आखिर सबसे पहले किसने उठाई। देखो 1934 एम.एन. राय, 1934 एम.एन. राय। ये पहली बार ऐसा हुआ कि वैसे तो बात की जा रही थी कि भाई भारतीय प्रशासन भारतीयों के द्वारा हो, स्वतंत्रता आंदोलन का बहुत पुराना इतिहास रहा, लेकिन अगर हम ये देखें कि पहली बार आखिर संविधान सभा जैसा कुछ हो या फिर इसकी मांग ऑफिशियली कब उठी, तो 1934 में एम.एन. राय साहब ने क्या किया। ये पहली ऐसी बात थी, पहली बार संविधान सभा के, पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग को उठाया गया औपचारिक रूप से। इसलिए प्रश्न आता है कि एम.एन. राय मतलब संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो इन्हें संवैधानिक सलाहकार भी कहा जाता है। संवैधानिक सलाहकार कहा जाता है एम.एन. राय, ठीक है। तो याद रखना कि ये जो है पहली बार ये विचार रखा गया था इसका, है ना, और ये वामपंथी नेता थे एम.एन. राय। अब आगे हम देखेंगे कि चलो इन्होंने मांग रख दी कि संविधान सभा जैसा कुछ होना चाहिए, मतलब एक सभा बना लो जो संविधान का ठीक तरीके से जो पूरा प्रारूप है वह तैयार कर ले, किस तरह से देश का संविधान हो वह काम करे। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कि 1935 में ये पहली बात हो गई। दूसरी बात है कि 1935 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भी जो मांग है वह की गई थी, है ना, कि जो संविधान है वह होना चाहिए और संविधान के लिए एक संविधान सभा जो है वह होना चाहिए। इसके अलावा देखो 1938 नेहरू जी के द्वारा ये घोषणा की गई। 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये घोषणा की गई कि अगर हमारा जो संविधान बना रहे हैं, घोषणा की गई 1938 में कि संविधान सभा का गठन किस आधार पर हो। तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा और डीप में जाके एक विशेषता बता दी कि संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार पर होना चाहिए। वयस्क, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, हम आगे जानेंगे क्यों। वयस्क मताधिकार के आधार पर
वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा था। इसके अलावा देखो 2-3 बातें और हैं, जैसे कि अब देखते हैं कि एक अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में ब्रिटिश शासन के द्वारा, अगस्त प्रस्ताव। और यहाँ से जो विचार है वह शुरू हो गया था कि आखिर किस तरीके से भारतीय जो है वह अपना संविधान बनाए, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है वह हो। तो 1940 का अगस्त प्रस्ताव जो है यह आया था। इसके बाद हम देखेंगे कि 1942 में फिर आता है क्रिप्स मिशन। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आ गया है ना, 1942 में 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि क्रिप्स मिशन ने क्या द्विराष्ट्रीय मांग को मान लिया था? क्या दो राष्ट्र वाली जो मांग थी उसे क्रिप्स मिशन ने माना था? नहीं माना था, है ना। क्रिप्स मिशन आया था बच्चों। क्रिप्स मिशन ने, याद रखना कि इसका मेन काम था, इसने प्रारूप रखा कि संविधान सभा जो है वह कैसी होनी चाहिए, एक प्रारूप की बात करता है। और उसके बाद इसने द्विराष्ट्र की जो मांग थी, जो दो डोमिनियन, जो मुस्लिम लीग के द्वारा अलग से पृथक पाकिस्तान की मांग की जा रही थी, मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र की मांग की जा रही थी, उसको नहीं माना था। और इसलिए मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन का एक तरह से बहिष्कार किया था और उसको नहीं, मतलब उसको तवज्जो नहीं दी थी। ठीक है, अब देखो बच्चों, लास्ट आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आया 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था और कैबिनेट मिशन के द्वारा जो सुझाया गया था, इस आधार पर संविधान सभा के चुनाव हुए थे। और यह भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि संविधान सभा का जो गठन किया गया था उसके चुनाव किसकी सिफारिश पर हुए थे? वो कैबिनेट मिशन था। ठीक है, क्लियर है इतना? याद रखना कि कैबिनेट मिशन जो है इसमें 3 सदस्य थे, तीनों के नाम यहां लिखे हुए हैं। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे, है ना। ये 24 मार्च 1946 को जो है वह भारत आया था, 24 मार्च 1946 को। और इसने अपनी योजना जो है वह मई 1946 को प्रस्तुत करी थी, कैबिनेट मिशन। तो ये यहां पर बात हो गई कि कब कब मांग की गई। अब हम सेकंड चलते हैं कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। तो सबसे पहले तो गठन किस आधार पर हुआ, इसको ही याद कर लो कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था वह कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर हुआ था। कैबिनेट मिशन के अनुसार, कैबिनेट मिशन के अनुसार मतलब जो योजना कैबिनेट मिशन ने सुझाई थी, जो प्रारूप सुझाया था, उसी आधार पर संविधान सभा का जो गठन है वह किया गया था। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हम देखते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, नवंबर 1946 में, है ना, संविधान सभा का गठन हुआ। नवंबर 1946 में, नवंबर 1946, ठीक है, इसमें क्या हुआ? संविधान सभा का गठन हुआ। और हम देखेंगे कि यहां पर जो है वह टोटल संख्या कितनी थी? कुल सदस्य संख्या 389 थी। कुल सदस्य संख्या कितनी थी? आओ इसको अलग से थोड़ा सा समझ लेते हैं। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन, है ना। तो सबसे पहली बात जो हमें समझ में आई कि किसकी सिफारिश के आधार पर हुआ था, तो ये कौन था? कैबिनेट मिशन था। तो नवंबर 1946 में संविधान सभा का जो गठन हुआ वह कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। कैबिनेट मिशन ने जो योजना सुझाई थी इसके अनुसार हुआ था। ठीक है, पहली बात कंफर्म हो गई। और ये बात जो है बच्चों, ये यूपीएससी ने पूछी थी, इस बात को याद रखना। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा सवाल आएगा कि भाई जो बनेगा ही नहीं, ये होगा कि आप भूल जाओगे, ये होगा कि आप ये भूल जाओगे कि क्रिप्स मिशन जब है, पहले क्रिप्स मिशन आया था। यूपीएससी ने ऐसे भी क्वेश्चन पूछा कि आप जो है वे एक क्रोनोलॉजी जमा दीजिए, तो क्रिप्स कब आया? ठीक है, आप इतिहास में इस चीज को ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, कैबिनेट कब आया, बेवेल प्रस्ताव कब था, या फिर इस तरीके से 2-3 घटनाएं दे दी, आप बता दो कि कब बेवेल था, ठीक है, कब शिमला समझौता हुआ, इस तरीके से प्रश्न आ जाते हैं। तो नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन के सुझाव पर संविधान सभा का जो गठन है वह हुआ। और इसके अलावा इसमें टोटल मेंबर्स देखो कितने थे, मतलब कुल कितने सदस्य चुने जाने थे देश का संविधान बनाने के, है ना। तो कुल सदस्य संख्या कितनी थी? कुल सदस्य संख्या थी बच्चों इसमें 389। टोटल कितनी थी? 389। अब इस 389 में भी डिवाइड थे, कुल सदस्य कितने थे? 389, इसमें डिवाइड थे 296 और 93।
ठीक है, अब देखो 296 जो थे ये ब्रिटिश भारत के लिए थे, 296 जो सीटें थी ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत कौन? ब्रिटिश भारत मतलब जिस क्षेत्र पर ब्रिटिश का सीधा नियंत्रण था, प्रत्यक्ष नियंत्रण था, ठीक है, उसे ब्रिटिश प्रोविंसेस कहा गया। और 93 सीट्स रखी गई, 93 सीट्स रखी गई जो देसी रियासतें थी, ठीक है, जो देसी रियासतें थी इनके लिए रखी गई। और याद रखना देसी रियासतें वैसे तो ब्रिटिशर्स के नियंत्रण में थी, इन्होंने सुपरमैसी जो ब्रिटिश की है वह स्वीकार कर रखी थी, बट ब्रिटिश शासन यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से था, प्रत्यक्ष रूप से यहाँ राजा शासन कर रहे थे। ऐसी 93 सीट्स जो है वह देसी रियासतों को दी गई थी, ठीक है। तो कुल सीट कितनी थी? 389। याद रखना इन सीटों में बदलाव कब होगा, ये भी यूपीएससी ने पूछा कि जब पाकिस्तान का बंटवारा, ये तो नवंबर 1946 का गठन है ना, तो नवंबर 1946 में जब गठन हुआ तब भारत और पाकिस्तान का विभाजन थोड़ी हुआ था, ये तो हुआ था 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को जब विभाजन होगा तब ये जो 389 है ये सदस्य संख्या चेंज हो जाएगी। आया याद समझ में कि सदस्य संख्या यहाँ पे आपको 2 बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार यहां पर और एक बार आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना, एक बार आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब देखो बच्चों कि यहां पर हम देखेंगे इसके आगे कि ये जो सीट चुनी गई थी, ठीक है, यहां पे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि संविधान सभा की जो सीट चुनी गई थी उसका आधार क्या था, है ना, उसका आधार क्या था। तो हम देखें उसका अनुपात क्या था, किस अनुपात में जो सीटें हैं उनका आरक्षण बेसिकली किया गया था और क्या क्या इसमें किन किन समुदायों के बीच में बटी गई थी। तो ये जो सीट है ना ये जनसंख्या के अनुपात में बांटी गई थी, जनसंख्या के अनुपात में। मतलब ऐसा थोड़ी कि रैंडमली हमने कहा कि नहीं अब तो 389 नंबर होंगे, नहीं अब इतने मेंबर्स होंगे, तो एक नंबर रैंडमली सेलेक्ट नहीं किया था, बल्कि संविधान सभा के सदस्यों का बेसिकली जो ये चुनाव था या कुल सदस्य संख्या जो थी वह जनसंख्या के अनुपात में तय की गई थी, जनसंख्या के अनुपात में सदस्य संख्या तय की गई थी, ठीक है। और इस वक्त में अनुपात में सदस्य संख्या थी या फिर सीटें की बात कर लें, है ना, तो यहां पे क्या था बच्चों, लगभग 10 लाख लोगों पर एक सीट थी, लगभग क्या था, 10 लाख लोगों पर एक सीट थी। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये है कि क्या जैसे अलग अलग धर्म के भी लोग थे, ऐसा तो है नहीं, जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ बाद में तब भी काफ़ी सारे जब देखेंगे लगभग 11-12% जो मुस्लिम है टोटल पॉपुलेशन में वो इंडिया में मुस्लिम थे, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस वक्त जो है वह अगर ये टोटल सीटें रखी गई तो क्या इसमें कोई समुदाय वगैरह के बीच में बांटा गया था, तो 3 प्रमुख समुदायों के बीच में सीटों का विभाजन था। 3 प्रमुख समुदाय जो हैं, ठीक है, और इस समुदाय में देखो याद रखना मुस्लिम, सिख और सामान्य, मुस्लिम, सिख। अब देखो सामान्य में कौन थे, तो ऑब्वियस सी बात है, अब याद रखना हिंदू शब्द नहीं था बच्चों, मुस्लिम, सिख और सामान्य, इन तीनों जो प्रमुख समुदाय थे, याद रखना इनके बीच में बेसिकली सीटों का एक जो वर्गीकरण है वह किया गया था। तो सामान्य में मुस्लिम और सिख को छोड़कर जो बाकी थे उनको सामान्य में रखा गया, ठीक है। अब जवाहरलाल नेहरू जी ने तो कह दिया कि हम चलो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराएंगे। याद है आपको 1935 का अधिनियम, 1935 का एक्ट कहता था कि जो संपत्ति और टैक्स के आधार पर बहुत सीमित जो मताधिकार है, बहुत लिमिट जो वोटिंग राइट है वह दिए गए थे, लगभग 10 से 12% लोगों के पास ही शायद ये होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या था बच्चों कि क्या इस वक्त जो चुनाव हुए, संविधान सभा का जो गठन नवंबर 1946 में हो रहा है, इसमें आखिर किस आधार पर जो चुनाव है वह कराया गया था, तो इसमें एक पद्धति थी, ठीक है। अच्छा, और मेन आपको ये याद रखना है कि ब्रिटिश भारत है, देशी रियासतें, इसमें सीटों का बंटवारा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो संविधान सभा थी ना ये आंशिक रूप से निर्वाचित थी, संविधान सभा के जो सदस्य हैं यह आंशिक रूप से निर्वाचित थी, आंशिक रूप से निर्वाचन व आंशिक नामांकन,
जैसे कि जो राजा महाराजा हैं उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति को नॉमिनेट कर दिया कि हमारी तरफ से संविधान सभा में ये व्यक्ति जाएगा। तो आंशिक रूप से बेसिकली ये निर्वाचित थी, ठीक है, निर्वाचित ज्यादा सही वर्ड है, आंशिक रूप से निर्वाचित थी और आंशिक रूप से नामांकित थी। अगर प्रश्न आ जाए, सेंटेंस आ जाए कि संविधान सभा पूर्ण रूप से निर्वाचित थी या फिर पूर्ण रूप से नामांकित थी तो वो गलत हो जाएगा। तो आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामांकित थी, ठीक है। साथ ही याद रखो बच्चों कि इसमें जो पद्धति अपनाई गई थी वह थी एकल संक्रमणीय पद्धति। कौन सी पद्धति थी? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व, ये पद्धति अपनाई गई थी। अगर पद्धति पूछे तो वयस्क मताधिकार नहीं था, ठीक है। ये पद्धति बेसिकली जहां जहां निर्वाचन और बाकी सब हुआ था इस पद्धति को फॉलो किया था, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। जब हम चुनाव की बात करेंगे तब हम वहां पर इसको ओपन करके समझेंगे, ठीक है। तो जुलाई अगस्त 1946 में जो है वह चुनाव होते हैं। जुलाई अगस्त 1946 में ठीक है, संविधान सभा का गठन हो गया था नवंबर 1946 में। इसके लिए जो चुनाव है वह जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए थे, है ना, याद रखना। इस वक्त जो है वह क्या हुए थे बच्चों? चुनाव हुए थे और इसमें सीमित मताधिकार दिया गया था, सब शामिल नहीं थे, सीमित मताधिकार था। और इसमें मताधिकार का वही आधार था जो 1935 के एक्ट में था, सीमित मताधिकार के द्वारा इसको चुना गया था। और याद रखना कि जब हमारी संविधान सभा बन गई थी, इस संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। कितनी महिला थी? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये सेंटेंस भी, कि संविधान सभा में, ठीक है, कुल जो मेंबर्स थे, याद रखना कि देसी रियासतों वाली जो सीटें हैं वह खाली रह गई थी क्योंकि बाद में देसी रियासतों ने खुद को संविधान सभा का जो गठन था इससे अलग कर लिया था, है ना, इससे अलग कर लिया था। और इस वजह से देसी रियासतें, देखो देसी रियासतें जो है उनके प्रतिनिधियों का बेसिकली जो चयन किया जाता था, रियासत का जो भी प्रमुख है, जो भी राजा है, जो भी वहां पे शासन कर रहा है, उस शासक के द्वारा उसका सीधा चुनाव किया जाना था, ठीक है। और हमने यहाँ पर ये भी देख लिया कि प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत में जो सीटों का आवंटन था वो जनसंख्या के अनुपात में था और 3 प्रमुख जो समुदाय थे उनके बीच में सीटों का आवंटन बेसिकली किया जाना था, मुस्लिम, सिख और सामान्य। सामान्य में क्या आएगा? मुस्लिम और सिख को छोड़कर, चूंकि मुस्लिम और सिख कम्युनिटी के अलग से सीटों का निर्धारण है, तो इन दोनों को छोड़कर जो भी वर्ग थे वो सब सामान्य में आ रहे थे। क्लियर है? क्लियर है बच्चों इतना? चलिए, याद रखना कि ये देसी रास्ते की जो सीटें हैं वो भर नहीं पाई थी, ठीक है। हाँ, और एक बात और कि अगर ये आ जाए कि क्या ये जो चुनाव है वयस्क मताधिकार के आधार पर हुए थे, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि नहीं, वयस्क मताधिकार के आधार पर जो चुनाव है वह नहीं हुए थे। हाँ, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि जो प्रतिनिधित्व का एक जो एरिया था, सभी वर्गों को सीटें मिली थी, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी प्रतिनिधियों को जगह जो है वह संविधान सभा में मिली थी। याद रखना बच्चों, जब लास्ट में हम पढ़ेंगे कि संविधान सभा की आलोचना किस आधार पर की जाती है, उसमें आता है एक सेंटेंस, एक पॉइंट आएगा कि इसमें समुचित लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं था, मतलब ये प्रतिनिधिक रूप से निकाय नहीं थी क्योंकि इसके जो चुनाव है वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुए थे, ये इसकी आलोचना के पक्ष में चला जाएगा। क्लियर है? क्लियर है इतना? चलिए, अब देखो इसमें लास्ट में लिखा हुआ है जो एक सीट, एक टेबल दी हुई है पेज नंबर 16 पर कि संविधान सभा की महिला सदस्य कौन कौन थी। तो इसमें कुछ नाम जैसे कि आपने जी दुर्गाबाई है, हंसा मेहता है, ठीक है, मालती चौधरी है, राजकुमारी, अमृत कौर है, इन सब का नाम सुना होगा, ठीक है, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, ये ऐसे नाम थे बच्चों जो कि संविधान सभा में थे। तो कुल मिलाकर इस तरीके से संविधान सभा में 15, कहीं कहीं ये संख्या आपको 9 दिखाई देती है, वो गलत है, ठीक है। तो हम इसे मान लेते हैं सही कि संविधान सभा में 15 महिला सदस्य जो थे वह शामिल थी, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बाकी पॉइंट्स यहाँ भी लिखे हुए हैं कि देशी रियासतों की जो सीटें हैं, ठीक है,
और ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच में होना था। 3 प्रमुख समुदाय हमने देख लिया। समुदाय के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों के द्वारा किया जाना था। एकल संक्रमणीय मत पद्धति और समानुपातिक प्रतिनिधित्व। और यहाँ पर ये याद रखना है, आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामांकित थी या चुनी गई थी। तो बेसिकली इस तरीके से संविधान सभा का जो गठन है वह हो गया था। ठीक है, क्लियर है। साथ ही देखो बच्चों कि जब संविधान सभा का गठन बाद में हो गया तो पहले तो सदस्य संख्या टोटल निर्धारित की गई थी, लेकिन बाद में चुनाव की अगर हम बात करेंगे, चुनाव के नतीजे क्या रहे, तो जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, ठीक है, इसे 208 सीट मिली। हम लीग की बात करेंगे, लीग में आप समझ गए मुस्लिम लीग की बात हो रही है, 73 सीट मिली। जो छोटे समूह थे या स्वतंत्र जो सदस्य थे उन्हें 15 सीटें मिली थी। और जो 93 सीट थी, 93 सीट फॉर देसी रियासतें, तो 93 सीट देसी रियासतों की भर नहीं पाई थी। देसी रियासतों की ये भरी नहीं थी। क्यों नहीं भरी थी या फिर खाली रह गई थी, बात तो एक ही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद को संविधान सभा का जो चुनाव और बाकी सब था उससे अलग कर लिया था। ठीक है, खुद को संविधान सभा से अलग रखने का जो निर्णय है वह ले लिया था। तो ये 2 बातें हमने पढ़ ली। संविधान सभा का गठन हो गया, एम एन राय से शुरू करना, राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब मांग रखी। ठीक है, संविधान सभा का गठन किस आधार पर हो, तो एक आधार वयस्क मताधिकार की बात नेहरू जी के द्वारा की गई, अगस्त प्रस्ताव आया, क्रिप्स मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया और ये आपका संविधान सभा का गठन हो गया। क्लियर। अब संविधान सभा का गठन तो हो गया, पर उन्होंने कार्य किस तरीके से किया, तो थोड़ा सा जो है वह हम कार्य प्रणाली को पढ़ लेते हैं कि पहली बैठक कब हुई, उसमें कौन कौन शामिल था, है ना, हमने क्या प्रस्ताव रखे, कैसे उसका जो कार्य है वह शुरू हुआ, उसको हम पढ़ लेते हैं। चलिए, तो संविधान सभा की कार्य प्रणाली। पहली बैठक हुई थी बच्चों 9 दिसंबर 1946 को, है ना। संविधान सभा की कार्य प्रणाली में अगर हम देखें, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। और जब ये पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 की, ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया। देखो इसमें कुल कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था, तो 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था इस पहली बैठक में। और यहां पर इसके अस्थायी जो सभापति थे, स्थायी नहीं, स्थायी तो बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनेंगे जो हमारे गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो इसमें अस्थायी सभापति जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था इनका? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये पहले अस्थायी सभापति थे हमारे संविधान सभा के। अब देखो हम देखेंगे कि 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी, इस बैठक में स्थायी सभापति चुने गए थे। ठीक है, और स्थायी सभापति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, ठीक है, क्लियर, ये स्थायी अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो एच.सी. मुखर्जी। उपाध्यक्ष कौन थे? फुल फॉर्म लिखो जरा, एच.सी. मुखर्जी का फुल फॉर्म क्या है? एच.सी. मुखर्जी जो है ये उपाध्यक्ष थे। इसके अलावा देखो अगर हम जवाहरलाल नेहरू की बात करें बच्चों, तो जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वह लाया था। एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन सी बातें ऐसी थी जो कि हमने भारतीय संविधान में एज इट इज जो है वह रखी, ये इंपॉर्टेंट है। तो उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, ये 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। इसकी 2 डेट बेसिकली आपको याद रखना है
कि ये 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्ताव पेश किया गया था, ठीक है, और इसे 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया था। तो इसकी दो तिथियां हैं, दो डेट है इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की। और बेसिकली ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, तो इसमें संवैधानिक संरचना, यहां पे भी स्टार लगा देती हूं, यूपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। जब आपके 8-10 चैप्टर्स हो जाएंगे ना, उसके बाद हम एक लाइव सेशन लेंगे जिसमें कि आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है, और उस प्रैक्टिस में रिवीजन भी हो जाएगा इंपॉर्टेंट चीज़ों को, और जो PYQs है वो भी हम साथ साथ रख लें। क्लास में भी मैंने प्रैक्टिस सेशंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखे हैं। सो इसमें याद रखना कि संवैधानिक ढांचा व संविधान का दर्शन, इसकी एक जो झलक है वह हमें उद्देश्य प्रस्ताव में मिलती है। तो संवैधानिक ढांचा कह लो, संवैधानिक संरचना कह लो, इसकी झलक आपको किस में मिल जाती है, उद्देश्य प्रस्ताव में मिल जाती है। अब नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है उसमें क्या क्या था, है ना। जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ठीक है, ये जो आपको दिख रही है ये सच्चिदानंद सिन्हा है, जो कि हमारे पहले सच्चिदानंद सिन्हा, SN सिन्हा लिख दूं, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। और यहाँ पर आपको याद रखना है राजेंद्र प्रसाद हैं, दूसरे जो स्थायी हमारे अध्यक्ष बने ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति रहे। अब देखो, अच्छा ये बताओ, NCERT पहले मैंने 11th-12th का पढ़ाया है, उसमें हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पढ़ा था कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है आखिर वही सारी बातें आपको इसमें मिल जाती है। इसमें कुछ बातें ऐसी है जो कि सीधा NCERT से भी शामिल की गई हैं, जैसे आज मैं कुछ बातें उसमें से आपको बताऊंगी। एक तो देखो, उद्देश्य प्रस्ताव के जो बिंदु हैं वो कोई भी लिखेगा, बदल तो जाएंगे नहीं। सबसे पहले इस चीज़ को समझो, तो जो आपने मान लीजिए NCERT में पढ़ा है या फिर जो आप इसमें पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई इसमें डेट चेंज कर देगा कि नहीं भारत स्वतंत्र इस तारीख को नहीं इस तारीख को हुआ, उसमें ये चीज़ें नहीं बदली जाएंगी। भाषा अलग हो सकता है, व्याख्या कुछ अलग हो सकती है, बट चीज़ें जो है बच्चों में ठीक रहती है, ठीक है, सेम रहती है। तो अब देखो, उद्देश्य प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या क्या कहा गया था, फिर पहले इसको देख लें, उसके बाद मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ कि लक्ष्मीकांत में क्या एक्स्ट्रा है या फिर क्या सेम है। तो भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। सबसे पहली बात जो इसमें शामिल थी कि क्या संप्रभु जो शब्द है वो हमने बाद में भी सेलेक्ट किया, बाद में भी हमने इस शब्द को चुना, संप्रभुता, सोवर्निटी, है ना। सोवर्निटी का मतलब क्या है कि भारत जो है ना, वो स्वतंत्र होगा। उद्देश्य प्रस्ताव में यह कहा गया था कि भविष्य में जो प्रशासन भारत चलाएगा वो अपने तरीके से चलाएगा। संप्रभु का मतलब होता है कि आप आंतरिक या बाहरी निर्णय लेने में किसी के दबाव में नहीं है, किसी के प्रभाव में नहीं है, आप अपने खुद जो स्वायत्त जो डिसीजन है, जो सेल्फ डिपेंडेंट जो डिसीजन है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे इसलिए पहली बात क्या रखी गई कि स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य। और क्या हमने प्रस्तावना में शामिल किया, तो उद्देश्य प्रस्ताव की बहुत सारी ऐसी भाषा थी, बहुत सारे ऐसे शब्द थे जो हमने एज इट इज प्रस्तावना में शामिल किए। जैसे हमने आर्थिक न्याय की बात करते हैं, है ना, सामाजिक राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, उसकी बात हम इसमें देखेंगे कि आर्थिक सामाजिक राजनीतिक न्याय की जो बात है ये उद्देश्य प्रस्ताव में रखी गई, जो बाद में हमने प्रस्तावना में शामिल किया। कानून के समक्ष समानता की बात की गई, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई, कानून और सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए भाषण दिए जाए, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना, व्यवसाय, संगठन की स्वतंत्रता। अब देखो बच्चों, इसमें स्वतंत्रता 5 प्रकार की स्वतंत्रता हम अपनी प्रस्तावना में देखते हैं, 5 तरह की। इसमें क्या क्या कहा गया है, अपनी नैतिक सीमाओं में रहते हुए, सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना। अब इसमें व्यवसाय, संगठन और कार्य की बात अलग से लिखी है, व्यवसाय, संगठन और कार्य, इसकी मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षा की बात की जाएगी, है ना। तो यहाँ पर कुछ बातें जो है एक्स्ट्रा लिखी है, बाकी सारी बातें जो आप, जैसे कि हम आर्टिकल 14 की जब बात करेंगे जिसमें कि समानता की बात की गई थी, है ना, तो यहाँ पर ये बातें इसमें लिखी हुई हैं। इसके अलावा भारत को एक संघ का प्रावधान किया गया, है ना। संघ, भारत क्या है, संघ होगा, और संघ की जो इकाइयां हैं, मतलब जो राज्य वे कैसे होंगे, स्वायत्त होंगे, है ना, इसकी बात कही गई। संप्रभु और स्वतंत्र भारत, इसके संविधान की समस्त शक्तियों और सत्ता का स्रोत जनता है। बच्चों, ये यूपीएससी ने सीधा पूछा कि अगर हम संविधान में जो शक्तियां दी गई हैं उन शक्तियों का स्रोत क्या है, उन शक्तियों का स्रोत है, प्रस्तावना की पहली लाइन याद करो, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु और बाकी सारी चीजें।
तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि यहाँ आपको याद रखना है कि स्वतंत्र और संप्रभु जो भारत है, इसमें सरकार के पास जो भी अधिकार है, जो भी शक्तियां हैं, जो भी प्रशासन चलाने के लिए शक्तियां हैं, वो सारी पावर का स्रोत क्या है? जनता है, लोग है ना। डेमोक्रेसी है ना, इंडिया की बिगेस्ट, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। अब इसमें एक बात और की गई, समुचित सुरक्षा। अब सुरक्षा का प्रावधान किन लोगों के लिए? जो अल्पसंख्यक है, जो वंचित हैं, उनके लिए, जो पिछड़े हैं, जनजातीय क्षेत्र है ना, इनके लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था की बात उद्देश्य प्रस्ताव में की गई। गणराज्य की, गणराज्य का शब्द का मतलब क्या होता है? ये सारी बातें हम एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं। गणराज्य या रिपब्लिक, गणराज्य, रिपब्लिक, इसका मतलब क्या होगा कि जब किसी देश का जो सर्वोच्च जो शासक या सर्वोच्च जो संवैधानिक पद है, जैसे कि हमारे यहाँ संवैधानिक पद सर्वोच्च राष्ट्रपति है, जिस देश का जो शासक है, संवैधानिक प्रमुख है, वो कैसा हो? वो निर्वाचित हो, है ना, वो निर्वाचित हो। वो ऐसा ना हो कि हेरिडिटरी, अनुवांशिक हो कि राजा का बेटा राजा बनेगा, वो गणतंत्र नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर गणतंत्र का मतलब है कि जिस देश का जो शासक है या सर्वोच्च जो संवैधानिक पद है वो निर्वाचित हो। ठीक है, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं है राष्ट्रपति के लिए, दूसरी विधियां दी गई हैं। तो हमारे यहाँ क्या है? निर्वाचन होगा। गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता, जल, थल, आकाश और इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा सभ्य राष्ट्रों के कानून और न्याय के अनुसार की जाएगी। तो अगर आपको अपना जल, थल, आकाश मतलब जो अपनी भूमि और चारों तरफ की चीजें बचानी है, वो जो भी सभ्य राष्ट्र के, जो सिविलाइज जो भी नेशंस हैं, उनके जो लॉ है, उनके जो कानून है, उसके अनुसार होगा। और विश्व शांति और मानव कल्याण की बात की गई। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि क्या मानव कल्याण की बात उद्देश्य प्रस्ताव में है? तो डेफिनेटली है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं और इसमें से एक भी बात ऐसी एक्स्ट्रा नहीं है जो मैं आपको बता पाऊं। सारी बातें बच्चों इसमें जो लिखी हुई है वही सारी बातें आपको इसमें मिल जाती हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा क्या परिवर्तन हुआ? स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा क्या परिवर्तन हुआ? 3 जून 1947। इस दौरान हम देखते हैं, इस दौरान वायसराय कौन थे? माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। तो यहाँ पर माउंटबेटन ने क्या किया? एक योजना रखी, माउंटबेटन योजना, या इसको मनबाटन योजना भी कहा जाता है। और माउंटबेटन योजना में 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की बात की गई, 2 डोमिनियन की बात की गई, बंटवारे की बात की गई। तो एनसीईआरटी में हमने पढ़ लिया अब तक कि स्वतंत्रता के पहले बंटवारे के साथ, विभाजन के साथ हमें स्वतंत्रता मिली है। तो 2 डोमिनियन की इसमें बात की गई, भारत और पाकिस्तान। 2 डोमिनियन की इसमें बात की गई, भारत और पाकिस्तान। इसलिए इस योजना को मनबाटन योजना भी कहा जाता है। और इस योजना को प्रभाव में लाने के लिए क्या किया गया? स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया। इस योजना को प्रभाव में लाने के लिए, लागू कराने के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 1947 आया। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया। अब यहां पर देखो, संविधान सभा जो हमारी बनी वह पूरी तरह से कैसी थी? संप्रभु थी। क्या क्या परिवर्तन हुआ? तो स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा जो परिवर्तन हुआ उसमें एक शामिल है कि जो हमारी संविधान सभा है, मतलब इसको निर्णय लेने का अधिकार था, आंतरिक और बाहर निर्णय लेने का अधिकार था। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि जब इसमें जो परिवर्तन हुआ है 1947 ने, जब एक तरह से 3 मुख्य जो परिवर्तन है वो हमारे संविधान सभा का जो गठन था उसमें किए थे। पहला परिवर्तन ये था कि सभा को पूरी तरह से संप्रभु निकाय बनाना था। संविधान सभा को पूरी तरह से, संविधान सभा को पूरी तरह से संप्रभु निकाय बनाना। दूसरी बात थी कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा
विधायिका भी बन गई। संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। और तीसरा जो इसमें परिवर्तन था कि मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। ठीक है, अब देखो एक एक को समझते हैं। तो पहली बात जो इसमें कही कि संविधान सभा जो है वह संप्रभु होगी। इसमें संप्रभु शब्द जो है बच्चों वह याद रखो। इसमें यहाँ पे संप्रभुता का मतलब क्या था कि ब्रिटिश संसद के द्वारा अब तक भारत पर शासन करने के लिए जो भी नियम अधिनियम बनाए गए हैं उन सबको यह संविधान सभा बदलने की स्थिति रखती है। किसी कानून को माने, किसी कानून को ना माने, किसी कानून को चाहे तो कंटिन्यू रहने दे, किसी को स्टॉप कर दे, ये सारे जो अधिकार है वह संविधान सभा के पास थे। तो जो भी भारत के संबंध में बनाए गए अब तक कानून थे ब्रिटिश संसद के द्वारा, उन सबों को बदलने का जो अधिकार था वह भारतीय संविधान सभा के पास था। तो इसमें पहली बात याद रखनी है कि संप्रभुता। अब देखो दूसरा है कि संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। अब देखो जब हम सरकार के 3 अंगों की बात करते हैं, जुडिशरी है ना, न्यायपालिका लेजिस्लेटिव विधायिका और एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, तो यहाँ पर विधायिका की बात की गई। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया, लेजिस्लेटिव होगी। ठीक है, दूसरी बात कि संविधान सभा जो है वह विधायिका भी बन गई, या फिर हम ये कहें कि इसके पास दोनों काम थे कि ये कार्यपालिका भी थी। ये कार्यपालिका कब थी, कार्यपालिका का मेन काम क्या होता है, कानूनों को लागू कराने का काम, तो ये कार्यपालिका का भी काम कर रही थी और ये विधायिका का भी काम कर रही थी, है ना। ये विधानों को कानूनों को बनाने का भी काम कर रही थी और ये एज कैसे काम कर रही थी, लेजिस्लेटिव और एज एग्जीक्यूटिव बॉडी, दोनों ही तरीके की जो जिम्मेदारियां है वह संविधान सभा ने उठा रखी थी। और याद रखना कि इसके लिए 2 काम हो गए, एक तो स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा देश के लिए आम कानूनों को लागू करना। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो संविधान सभा है, ठीक है, देखो ये मेंस के लिए भी एक क्वेश्चन हो सकता है फ्रेंड्स, मेंस के लिए भी संविधान सभा विधायिका व कार्यपालिका, संविधान सभा विधायिका व कार्यपालिका दोनों ही रूप में कार्य कर रही थी। दोनों ही रूप में, मान लीजिए टिप्पणी ही आ जाए, है ना, कार्य कर रही थी। इसकी व्याख्या या फिर टिप्पणी, ठीक है, कुछ भी आ जाए, चर्चा कीजिए। तो आप इसमें क्या चर्चा करोगे, इसमें हम चर्चा करेंगे सबसे पहले तो कि ये जो है वह दोनों ही तरीके से काम कर रही थी। 2 अलग अलग काम थे, एक तो स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना, तो ये दोनों काम क्या थे, विधायिका का काम क्या होगा, तो विधायिका के रूप में इसका काम था, विधायिका के रूप में बच्चों इसका काम था, विधायिका के रूप में इसका काम था कि स्वतंत्र भारत के लिए, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बना दे। ठीक है, और दूसरा जो इसके पास काम था कार्यपालिका का, कार्यपालिका के रूप में इसका कार्य क्या होगा, आम कानूनों को लागू कराना, आम कानूनों को लागू कराना। ठीक है, तो यहां पर क्या था, इसके पास 2 पावर्स थे, ये 2 अपने रोल में थी। अब देखो इसमें दोनों ही कार्य ये अलग अलग दिन करती थी और इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी।
तो हमारे पास संसद कहाँ थी? संसद जो हम देखेंगे कि लोकसभा राज्यसभा का अस्तित्व वो बाद में आया, तो जो संविधान सभा थी पहले ये ही संसद के रूप में कार्य कर रही थी, ये भी आपको जानना चाहिए। ठीक है, अब देखो कि ये अलग अलग दिन काम कर रही है, एक दिन विधायिका का काम कर रही है, एक दिन कार्यपालिका का काम कर रही है। अब इसमें देखो कि संविधान सभा में जब ये भारत की पहली स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनती है, तो जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होगी तब अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे हैं। तो अध्यक्षता अगर स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना है, तो अगर ये विधायिका के रूप में कार्य कर रही है, तब यहां पर अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तब यहां पर अध्यक्षता का जो काम है वो है जो स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, है ना, तब अध्यक्षता ये कर रहे थे जब वो विधायिका के रूप में कार्य कर रही, जब वो लॉ मेकिंग का उस समय क्या काम था? मेन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। अब दूसरा देखो कि जब ये बतौर हमने देखा कि जब ये बाकी तरीके से काम कर रही है ना, तब यहाँ पर इसकी जो विधायिका, तब इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? जीवी मावलंकर कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड हमने देखा कि जो ये किस तरीके से काम कर रही थी कि जब कार्यपालिका बतौर काम कर रही है, जब जीवी मावलंकर जो है वह इसके अध्यक्षता कर रहे हैं। और इस तरीके से 26 नवंबर 1949 तक, 26 नवंबर 1949 ये वह दिन है जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ या पारित हुआ? पारित हुआ। प्रस्तावना में कौन सी तिथि दी गई है? हमारे प्रस्तावना में हमने 26 नवंबर 1949 का जो दिन है ये हमने उसमें नोट कर रखा है ना। तो 26 नवंबर 1949 तक ये दोनों रूपों में कार्य करती रही। छब्बीस नवंबर 1949 तक यह दोनों रूपों में काम करती रही। तो देश की पहली अगर हम संसद की बात करें तो यही थी संविधान सभा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब आगे हम देखेंगे। अच्छा, इसमें तीसरा, ये तो दूसरी बात मैंने आपको मेंस के क्वेश्चन के द्वारा समझा दी कि संविधान सभा विधायिका भी बन गई, है ना, कार्यपालिका के साथ, और विधायिका क्यों बन गई ये भी हमने देखा। अब आगे देखो, तीसरा था कि मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वह भारतीय संविधान सभा से अलग हो, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के लिए अलग से इस तरह की जो संविधान सभा है उसको बना लिया था। और याद रखना कि जब तक दोनों देशों का संविधान नहीं बन गया तब तक जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 था और 1947 के जो प्रावधान थे उसके अनुसार जो देश का शासन है वह चलाया जाना था। ठीक है, अब देखो कि 1946 में जो माउंटबेटन योजना आई या फिर मन बाटन योजना जिसको कहा गया, दो स्वतंत्र भारत जो स्वतंत्र राष्ट्र है वह अस्तित्व में आ चुके। अब देखो बच्चों कि इसके बाद पहले सदस्य संख्या कितनी थी? 389। अब 389 से संख्या जो है वह कितनी रह गई? 299 रह गए। जो सदस्य थे वह कितने रह गए? 389 से अब 299 जो सदस्य हैं वह रह गए। ठीक है, याद रखना है इस बात में। चलिए अब आगे हम देखेंगे। अच्छा, इसके द्वारा कुछ अन्य कार्य भी किए गए, ये मैं आपको ऐसे ही बता देती हूं कि अगर हम भारतीय संविधान सभा की बात करें, इसके द्वारा कई ऐसे कार्य किए गए, जैसे कि 22 जुलाई 1947 को, ये कुछ डेट इंपॉर्टेंट है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया, है ना। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत अपनाया, तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत एक ही दिन अपनाया। और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद है, 24 जनवरी की बात हो रही, 26 की बात नहीं हो रही, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। जब वो शपथ लेंगे तब गणतंत्र हो जाएगा, है ना। और हम गणतंत्रता दिवस किस दिन मनाते हैं? 26 जनवरी 1950, उस दिन वो शपथ लेंगे। चुने तो 2 दिन पहले ही गए थे, है ना। ठीक है, क्लियर है। अब हम देखेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके ये है बच्चों कि ये जो पूरा हमारा संविधान बना, ठीक है, जानते हो इसको संविधान को बनने में कितना समय लगा था? संविधान को बनने में जो टाइम लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। जब हम आलोचना करेंगे, एक पॉइंट तो मैंने आपको आलोचना का बता दिया कि प्रतिनिधित्व निकाय नहीं थी। एक आलोचना इस आधार पर की जाती है कि अगर इतने, अमेरिका का संविधान तो भाई 4 महीने में बन गया था, तो हमारा संविधान बनने में इतना समय क्यों लगा? संविधान बनने में
समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, और आपने विश्व का एक सबसे लंबा विस्तृत जो दस्तावेज है वह बनाकर तैयार कर दिया, है ना। विस्तृत दस्तावेज कहा जाता है, 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया था, और लगभग इसमें 114 जो प्रारूप बना था उसी पे 114 दिन बात की गई थी, और इसके अलावा लगभग 64 लाख रुपए का, कहा जाता है कि ये जो 64 लाख का बजट है ये शायद सही नहीं है कि 64 लाख का खर्च हुआ था, है ना। तो यहाँ पर क्या है, 60 देशों का जो संविधान था उसका अवलोकन किया था। इस आधार पर यह भी आलोचना की जाती है कि उधार का थैला है ना। तो 60 देशों का संविधान अवलोकन किया गया था, किस किस में क्या क्या अच्छी बातें हैं, हम क्या अपने लिए सूटेबल हैं, ठीक है, उसको हम ले लेंगे। और इसके अलावा इस 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था। 64 लाख रुपए का खर्च आया था। कहा जाता है कि ये शायद अमाउंट गलत है, क्योंकि उस समय भी इतना खर्च तो नहीं आया होगा, इससे ज़्यादा आया होगा, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को, है ना। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक जो है वह होती है। और यहाँ पे पहली बैठक की हमने कब बात की थी कि पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और अगर यहाँ पर मैं एक पॉइंट और आपको बता दूं इम्पोर्टेंट, कि जो इसकी अंतिम बैठक है JAN लिखा है ना, 24 जनवरी 1950। तो प्रथम और अंतिम एक ही साथ याद कर लो, क्लियर है। अब हम आगे चलते, संविधान सभा की बनी हुई थी कुछ समितियां, है ना। तो यहाँ पर देखो, कुछ बड़ी समितियां थी, कुछ छोटी समितियां थी, इनके क्या कार्य थे ये यूपीएससी ने पूछे हुए हैं। तो मेन अगर हम बड़ी समितियों की बात करें तो 8 इसमें प्रमुख बड़ी समितियां थी, जिसमें कि एक थी मसौदा समिति, जिसे आप ड्राफ्ट कमेटी के रूप में से जानते हैं, ड्राफ्ट कमेटी। इसका पूरा काम क्या था, ड्राफ्ट कमेटी का मेन जो काम था कि क्या आखिर संविधान का प्रारूप होगा, पूरा वो फ्रेमवर्क किस आधार पर हम बनाएंगे, उसको बेसिकली वो जो ढांचा, वो जो प्रारूप था वो तैयार करना, ये काम था किसका, ड्राफ्ट कमेटी का, ठीक है। याद रखना कि ड्राफ्ट कमेटी की अगर हम बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है वह इसके अध्यक्ष थे, और बाकी जो इसमें सदस्य थे 6 और सदस्य थे, जिसके नाम मैं आपको बता देती हूँ, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, माधव राय, TT कृष्णामाचारी, है ना। तो TT कृष्णामाचारी जो आए वह इसके पहले थे बच्चों DP खेतान सदस्य थे। DP खेतान उनकी मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद TT कृष्णामाचारी आए थे। और अगर हम माधव राव की बात करेंगे तो ये आए थे बेसिकली अपने एक मित्र BL मित्र की जगह, जिन्होंने कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से जब त्यागपत्र दे दिया, उसकी जगह ये माधव राय आ गए थे। तो यहाँ पर ये जो ऐसे नाम है आपको याद रखना है ड्राफ्ट कमेटी में, ठीक है। ड्राफ्ट कमेटी का काम बड़ा इंपॉर्टेंट था कि पूरा ड्राफ्ट बना दो भाई, किस आधार पर हम संविधान को बनाएंगे, ठीक है। तो बड़ी प्रमुख समिति थी। फिर हम बात करेंगे संघ शक्ति समिति, और इसके जो अध्यक्ष थे वे थे जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा केंद्रीय संविधान समिति बनी थी, इसके भी अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। मौलिक अधिकारों को लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि मौलिक अधिकारों के संबंध में जो समिति बनी इसके अध्यक्ष कौन थे। तो मौलिक अधिकार हो, अल्पसंख्यक और जनजातियों की बात हो, बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति जो बनी उसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति, ये भी वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया समिति बनी थी राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में। राज्य समिति बनी थी राज्यों के साथ बातचीत करने के लिए, ये जवाहरलाल नेहरू। और जो संचालन समिति बनी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा देखो बच्चों, कुछ छोटी समितियां भी थी, कुछ छोटी समितियां भी थी, जैसे कि वित्त और कर्मचारी समिति थी, कैसे स्टाफ और बाकी सारे सबकी नियुक्ति होगी उन सबको लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। सदन समिति बनी थी, राष्ट्रीय ध्वज को लेकर समिति बनी थी, उसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। इन सारी समितियों की लिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां से आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।
अच्छा, नागरिकता पर जो तदर्थ एक समिति बनी थी उसमें अध्यक्ष थे एस वरदाचारी, ठीक है, जो सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन नागरिकता पर जो तदर्थ समिति बनी थी उसके इनको अध्यक्ष बना दिया गया था। ये छोटी समिति थी एस वरदाचारी, है ना। तो ये बेसिकली याद रखना, ये इंपॉर्टेंट ऐसी समितियां थी, 8 प्रमुख समितियां थी और कई छोटी अन्य समितियां थी। 13 की चर्चा इसमें इस वाले एडिशन में की गई थी, उसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा देखो, अगर हम बात करें प्रारूप समिति या मसौदा समिति या ड्राफ्ट कमेटी की, बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी थी, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। इसका गठन कब हुआ था ड्राफ्ट कमेटी का? 29 अगस्त 29 अगस्त 1947 को, ठीक है, 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। और जो मैंने मेंबर्स बता दिए वो मेंबर्स यहाँ पर, और इसने पहला जो प्रारूप है वह तैयार किया था कि संविधान जो है वह कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि संविधान का प्रभाव में आना जो है वह आखिर कैसे हुआ। संविधान का प्रभाव में आना, है ना, लागू करने की बात यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि संविधान किस तरीके से जो है वह प्रभाव में आया। अब देखो, इसमें हम बात करेंगे बेसिकली 3, पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही जो पूरा संविधान है वह बस बन गया और प्रभाव में आ गया, है ना, लागू होना शब्द नहीं है। हम यहाँ पर बात करेंगे जब उसको स्वीकृत किया गया, है ना, जब उसको पारित किया गया, हम उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर पहली बात तो ये है बच्चों कि डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा 4 नवंबर 1948 को 4 नवंबर 1948 को संविधान का एक अंतिम जो प्रारूप है वह पेश किया गया। डॉक्टर B.R. अंबेडकर, डॉक्टर B.R. अंबेडकर के द्वारा, ठीक है, मतलब संविधान का ये अंतिम प्रारूप है। अंतिम प्रारूप मतलब अब इस तरीके से बन गया है ना। तो यहां पर क्या था, पहली बात कि संविधान का अंतिम प्रारूप, ये फाइनली आपने जो नोट्स बना लिए मान लीजिए, वो अंतिम जो नोट्स है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है कि अंतिम प्रारूप ये रहा, ठीक है। अंतिम प्रारूप की बात यहाँ पर की गई 4 नवंबर 1948 को, 4 नवंबर 1948 को, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों पहली बार जो है संविधान को पढ़ा गया, पहली बार जो बन गया था ना पूरा संविधान 60 देशों के अवलोकन के बाद। तो यहाँ पर क्या था कि पहली बार संविधान को पढ़ा गया और इस पे 5 दिन लगभग चर्चा भी चलती रही कि अच्छा ऐसा संविधान है ना। पहली बार संविधान पढ़ा गया और यहाँ पर 5 दिन जो है वह यहाँ पर चर्चा चली। ऐसा हो सकता है कि हमने जो बना लिया हो उसमें चेंज ना हो, कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ संशोधन तो आए होंगे। अब जब 5 दिन इस पर आम चर्चा हुई बच्चों, तो हम देखेंगे कि 15 नवंबर से लेके 17 नवंबर तक लगभग, है ना, लगभग दूसरी जो तिथि आती है कि लगभग 15 से लेके 17 नवंबर 1949 तक, ठीक है, इसका खंडवार अलग अलग जो खंड बन के तैयार हुए थे ना, अलग अलग पार्ट में जो बनकर तैयार हुआ था, तो इसका खंडवार विश्लेषण किया गया, ठीक है। और अगर इसका खंडवार विश्लेषण किया गया तो इसमें कुछ संशोधन किए जाएंगे, नहीं किए जाएंगे। इसमें बच्चों लगभग 7000 से ज़्यादा जो संशोधन प्रस्ताव हैं वो पेश किए गए थे और लगभग 2000 पर बहस भी हुई थी। तो इसमें हम देखेंगे कि लगभग 7600 से ज़्यादा जो संशोधन है प्रस्ताव वो पेश किए गए थे कि इसमें ये चेंजेस होने चाहिए, है ना, ये संशोधन होने चाहिए। तो इतने जो है वह प्रस्तुत किए गए थे, 7000 से ज़्यादा। और हम देखेंगे कि तीसरी बार, ये तो हुआ 2, अब तीसरी बार क्या हुआ, ये फैक्ट जो है वह एनसीईआरटी से लिया गया है। तीसरी बार हम देखेंगे कि इस पर जो विचार है वह शुरू हुआ। तीसरी बार संविधान पर जो विचार है, जो बन चुका था संविधान, है ना, उस पर विचार शुरू होता है बच्चों। और डॉक्टर अंबेडकर जो है वह एक प्रस्ताव लेकर आते हैं, एक प्रस्ताव जो है वह पास करते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, ठीक है।
और 26 इस प्रस्ताव के बाद 26 नवंबर 1949 को जो संविधान है वह पारित हो गया और इस पर 284 जो सदस्य इन्होंने दैट टाइम साइन किए। 284 सदस्य जो हैं इन्होंने क्या किए थे बच्चों, इस पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, क्लियर है। अब जो हमारा संविधान ये बना था ना, यहाँ पे इसमें कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे, आर्टिकल्स 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, और इसमें याद रखना कि दैट टाइम जो है वह 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। ठीक है, अब अनुसूचियां कितनी होगी, 12। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी जो 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ। और याद रखना कि प्रस्तावना में जो उल्लेखित है वह ये डेट है। एक और इम्पोर्टेंट क्या है, प्रस्तावना में कौन सी डेट लिखी हुई है बच्चों, तो प्रस्तावना में जो डेट लिखा हुआ है, इस तिथि का उल्लेख है, दैट इज 26 नवंबर 1949। मतलब संविधान पारित जब हुआ इसकी तिथि लिखी हुई है। ठीक है, और देखो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है ये प्रथम विधि मंत्री भी थे, प्रथम विधि या कानून मंत्री कह लो, कानून मंत्री। और इन्होंने जो तर्कपूर्ण और प्रभावी दलीलें दी, इनका एक बड़ा योगदान था। चूँकि ड्राफ्ट कमेटी इंपॉर्टेंट थी, ड्राफ्ट कमेटी के चेयरपर्सन भी थे और इसलिए भारतीय संविधान का बेसिकली जनक, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आधुनिक भारत का मनु, डॉक्टर BR अम्बेडकर के लिए ये संज्ञाएं दी जाती हैं। भारतीय संविधान का जनक या फिर मुख्य वास्तुकार भी इनको कहा जाता है ना। हम ये कहते हैं संविधान का जो मुख्य वास्तुकार है, मेन आर्किटेक्चर जो है, मेन आर्किटेक्ट जो है, ये कहा जाता है किसको, डॉक्टर BR अम्बेडकर को। ठीक है, क्लियर। एक बात और याद रखो बच्चों कि 2015 से ही हम ये जो 26 नवंबर 1949 है इसको संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, संविधान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। चलिए आओ जरा क्वेश्चन देखो। संविधान दिवस को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें बेसिकली एक ईयर में आपको फंसा दिया था कि इस ईयर से जो शुरुआत है वह हुई। तो संविधान अगर इतना इम्पॉर्टेंट है, हमारा पूरा देश चल रहा है, किसी भी समाज को चलाने के लिए हमें संविधान क्यों चाहिए, सारी बातें आप NCERT से पढ़ चुके, क्यों इंपॉर्टेंस है। तो बेसिकली लोगों के बीच में एक जो तालमेल है वह बना रहे, इसके लिए किसी भी जो सोसाइटी है, कोई भी समाज जो है, एक संविधान एक बेसिक रूल्स बनाता है कि हम सब इसको फॉलो करेंगे, है ना। तो यहाँ पर संविधान इसलिए ज़रूरत भी होती है इसकी। अब संविधान दिवस को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस में दो कथनों पर विचार कीजिए। 1949 में इसी दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया गया था। अगर मैं यहाँ पे लागू वर्ड कर देती तो ये शब्द गलत हो जाता है ना, अपनाया गया था। और जिसे आगे चलकर 26 जनवरी 1950 को लागू किया। दो तिथियां हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, हो सकता है यहाँ पे मंत्रालय गलत लिखा हो, बट केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ही है जिसने नवंबर 2015 को इस बात की घोषणा की थी कि अब से 26 जो नवंबर है इसे हम विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे, और ये 2015 की बात है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं कैसे है, ये सही है। ठीक है, आओ एक क्वेश्चन और बताओ। 1934 में MN राय के द्वारा पहली बार एक संविधान सभा का विचार रखा गया था। वर्ष 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव का आयोजन किया। सेकंड है, प्रसिद्ध जो सुलेखक है, जो कैलीग्राफर है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने संविधान की मूल प्रतियां तैयार की थी। आप संविधान की मूल प्रतियां देखना बच्चों, वो टाइप नहीं है, वो लिखित है ना। तो कैलीग्राफी की हम बात करेंगे। अच्छा, सुलेखन वाली जो विधि है वो हम तब भी पढ़ते हैं मध्यकाल में। आपने इतिहास में देखा हो कि मध्यकाल में जो पांडुलिपि और बाकी सब इनकी जो कॉपी बनाई जाने लगी थी उसमें सुलेखन विधि, सुलेखन में क्या होता था, मतलब जो जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी उसको नोट्स बनाने का काम दे दिया, उसको उसकी कॉपी करने का काम दे दिया, वही काम चल रहा था। तो यहाँ पर क्या है कि हम
टाइप भी कर सकते थे भाई, सारी तकनीक इस वक्त तो थी ही, लेकिन यहाँ पर जो हमारी मूल प्रति है बच्चों वो टाइप नहीं बल्कि वह लिखित रूप से है, लिखित रूप से है, और वो प्रेम बिहारी नारायण है जिन्होंने इसकी मूल प्रतियों को लिखा है। मूल रूप से भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी भाषा में लिखा गया। क्या दोनों भाषाओं में लिखा गया था या फिर कोई एक ही भाषा थी? तो दोनों ही भाषाओं में इसको तैयार किया गया था। और ये तीनों जो पॉइंट है, बेसिकली इसमें 4 पॉइंट हैं, क्योंकि कैबिनेट योजना वाला भी इसमें पॉइंट है ना, जो कि यूपीएससी ने भी पूछा था। तो इसमें आंसर क्या होगा? कोई भी कथन जो है वह गलत नहीं है, इसका मतलब सभी कथन जो है वह इसमें सही है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो संविधान का प्रभाव में आना जो है वह हो गया। अब हम चलते हैं संविधान के प्रवर्तन की तरफ। तो यहाँ पर संविधान का प्रवर्तन 2 तिथियां, एक जो हम पढ़ चुके हैं संविधान का प्रवर्तन है ना, इसमें बेसिकली 2 डेट्स है। एक जो तिथि है बच्चों ये है आपकी 26 नवंबर 1949। ठीक है, और दूसरी जो तिथि है 26 जनवरी 1950। ये तिथि वो है बच्चों, ये पारित तिथि कही जाती है, जब संविधान को पारित किया गया था। 26 जनवरी 1950 जो है वह लागू तिथि है, जब से इसका प्रवर्तन जो है वह शुरू हुआ। अच्छा, एक बात और समझो कि अगर हमने सारा संविधान इस दिन बना लिया था तब हम रुके क्यों? क्या ज़रूरत थी कि हम, ये भी एक मेंस का क्वेश्चन या फिर प्रीलिम्स में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर हम रुक क्यों गए? हमने इसी दिन सारा संविधान लागू क्यों नहीं कर दिया? हमने 26 जनवरी, ठीक है, फिर हमने दिसंबर का वेट किया, फिर हमने जनवरी में जो है उसको लागू किया, और इसमें एक तिथि चुन ली 26 जनवरी 1950, है ना। और यहाँ पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि ये दिन जो है वह हमारे लिए स्पेशल क्यों था? ठीक है, ये दिन जो है वह हमारे लिए स्पेशल क्यों था? तो ये इसलिए स्पेशल है बच्चों क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी के दिन हम देखेंगे कि यहां पर लगभग 1930 में, 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। पूर्ण स्वराज दिवस, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आप हिस्ट्री में देखते हैं कि कब पूर्ण स्वराज दिवस जो है वह पारित किया, किस कांग्रेस अधिवेशन में। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज जो दिवस है वह मनाया गया था। ठीक है, और यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये कहाँ पे था? लाहौर में, रावी नदी के तट पर। लाहौर में रावी नदी के तट पर, है ना, पूर्ण स्वराज जो दिवस है इसकी घोषणा की गई थी। और इसलिए हमने यहाँ पर ये जो डेट है वह रखी थी कि हम 26 जनवरी को ही, क्लियर है बच्चों? तो लाहौर अधिवेशन था ये, और इसलिए हमने 26 जनवरी का वेट किया 1950 को। लेकिन याद रखो कि अगर हमने 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया था, तब इसके कुछ प्रावधानों को हमने तुरंत लागू कर दिया था, स्वतः ही बेसिकली वह लागू हो गए थे क्योंकि उनकी बहुत ज़रूरत थी, जैसे कि नागरिकता। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नागरिकता चुनाव तदर्थ संसद जैसे प्रावधानों को, जिनके लिए रुका नहीं जा सकता था, जैसे प्रावधानों को स्वतः लागू कर दिया था, है ना। ये जो है वह स्वतः लागू हो गए थे। बाकियों के लिए हमने वेट किया, पूरा संविधान हमने 26 जनवरी, और याद रखना 26 जनवरी 1950 को हमारा जो स्टेटस था वह क्या हुआ? रिपब्लिक। और हम इस दिन रिपब्लिक डे भी मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। हमारे पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने शपथ ली और देश गणतंत्र हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 26 जनवरी 1950 से एक रिपब्लिक की जो शुरुआत है वह हो जाती है। तो संसद, नागरिकता और कुछ ऐसे प्रावधान थे जो कि स्वतः 26 नवंबर 1949 जो है इसको लागू हो गए थे। इसमें कुछ आर्टिकल्स की बात भी यहाँ पर की गई है, जैसे कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 324, 366, है ना, 380, 88, 91, 92, 392 की बात कर रही हूँ, है ना।
एंड 393। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे जिसको हमने तुरंत लागू कर दिया 26 नवंबर 1949 के साथ, और बाकी को हमने 26 नवंबर 1950 की तिथि जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, एज आ प्रतीक, एज आ कि हमने उस दिन, आज से 20 साल पहले हमने क्या किया था, उस दिन को सेलिब्रेट किया था पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में, और ये लाहौर अधिवेशन की बात है। क्लियर है? और जैसे ही संविधान शुरू हुआ तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 था, भारतीय शासन अधिनियम जो 1935 था, उसको समाप्त कर दिया, लेकिन एक एक्ट जो है उसको समाप्त नहीं किया गया था, और ये एक्ट था एबोलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949। ये लागू रहा। बाकी 47 का एक्ट और भारत शासन अधिनियम 1935 का जो एक्ट है, दो एक्ट जो है इसमें खत्म कर दिए गए थे। क्लियर? चलो आओ एक क्वेश्चन देखो। 2021 में यूपीएससी ने प्रश्न पूछा, जैसे कि मैंने आपको बताया 26 जनवरी को हमारा स्टेटस रिपब्लिक हो गया था। भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस था वह आखिर क्या था, ये बात हो रही है बच्चों 26 जनवरी 1950 की, ऐसा दिन जब हमारा संविधान लागू हुआ। तो यहाँ पर क्या एक लोकतांत्रिक गणराज्य था? चलो लोकतांत्रिक शब्द तो हमने अपनाया क्योंकि हमने लोकतांत्रिक स्थिति, लोकतांत्रिक तरीके को ही अपनाया। लोकतांत्रिक शब्द तो हम मान लेते हैं। गणराज्य भी हो गया था उस दिन, रिपब्लिक स्टेटस हो गया था। क्या संप्रभु था? इसमें संप्रभु शब्द नहीं है। क्या सोवरन था? संप्रभुता थी, बिल्कुल थी, है ना, संप्रभु था। एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष, एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। याद रखना कि जब धर्मनिरपेक्ष की बात हम करेंगे सॉरी, तो यहां पर देखो बच्चों, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी, इस तरह के जो प्रावधान है, ये 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़े गए थे। और अगर हम कहें कि केवल लोकतांत्रिक गणराज्य तो नहीं, एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य था, सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना, ये हमारा दैट टाइम स्टेटस था। तो कभी भी यहाँ पे 26 जनवरी की बात हो रही, हो सकता है लोगों को ये क्वेश्चन ट्रिकी लगा होगा, आपको नहीं लगेगा क्योंकि आपने ये पढ़ रखा है कि आप केवल लोकतांत्रिक नहीं, संप्रभु लोकतांत्रिक था, क्योंकि जब हमारी जो संविधान सभा है वही संप्रभु थी, सोवरन थी, है ना। तो धर्मनिरपेक्ष समाजवादी, इस तरह के जो शब्द है वह बाद में जुड़े, और इसलिए इस वक्त का हमारा जो स्टेटस है वो ये था। चलो अब देखो, हम बात करेंगे कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति। इसमें लिखवाऊंगी नहीं, इसमें बता देती हूँ। कुछ विशेषज्ञ समितियां जो है वह बनी थी कुछ अलग अलग कामों को करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने बेसिकली एक विशेषज्ञ समिति बनाई थी। कुछ सदस्य इसमें थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू है, अरुणा असफ अली है, के.एम. मुंशी है, गोपाल स्वामी आयंकर है, के.टी. सेठ है, गाडगिल, डी.आर. गाडगिल, हुमायूं कबीर, के. संथानम। ठीक है, ये जो है बेसिकली एक जो समिति है वह विशेषज्ञों की बनाई गई थी, और इसने दो बैठक है वह की थी। एक तो जुलाई 1946 में और दूसरी अगस्त बम्बई में, है ना। तो पहले दिल्ली में, दूसरी तो यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे याद रखना बच्चों, अच्छा, जो अमेरिकी संवैधानिक विशेषज्ञ है ग्रेनविल ऑस्टिन, जिन्होंने भारत को अर्धसंघीय भी कहा, है ना, तो इन्होंने कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने कि यह कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति थी जिसने वर्तमान संविधान की उपलब्धि तक भारत को पहुंचाया। तो बेसिकली यहाँ पर कहा इन्होंने इस बात को, और याद रखना कि ये जो समिति थी उसने उद्देश्य संकल्प से मिलता जुलता बेसिकली एक संकल्प पत्र जो है, जो हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात की जो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, है ना, और उसमें कई उस तरह की बातों को शामिल किया जो कि हमारी प्रस्तावना में एज इट इज शामिल है। तो यहाँ पर उससे मिलता जुलता एक प्रारूप जो है वह भी रखा था, और इसमें जो 7-8 सदस्य थे ये बेसिकली आपको याद रखने हैं। अब हम आगे चलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो कि है आपका संविधान सभा की आलोचना। आखिर इसका जो क्रिटिसिज्म है वह किस आधार पर किया जाता है, इसको क्रिटिसाइज किस आधार पर किया जाता है। पहली बात तो इसमें यह कही जाती है कि ये जो है वह प्रतिनिधि निकाय नहीं था। प्रतिनिधि निकाय नहीं था। प्रतिनिधि निकाय मतलब ये ऐसा क्यों कहा, कुछ तो आधार होगा। इसका आधार था कि ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, है ना। अगर रैंडमली आपने क्या किया, किसी को
नॉमिनेट कर दिया, किसी को चुन लिया, तब ऐसे में आप ये कैसे कह सकते हैं कि जनता का ये प्रतिनिधि हो गया। तो जिसने जनता ने जिसको चुना है वो रिप्रेजेंटेटिव हुआ, वो प्रतिनिधि हुआ ना। अब यहाँ पर जनता ने तो चुना नहीं था, तब क्या है, यहाँ पर कह दिया कि नहीं भाई, इसमें भले ही सभी जो लोग हैं वह शामिल थे, सब वर्ग के लोग शामिल थे, 15 महिला भी जो है वह चुनी गई, महिला सदस्य भी जो है वह चुनी गई, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था और इसी वजह से प्रतिनिधि निकाय नहीं था। इसमें कहा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव नहीं हुआ था और इसलिए कहा कि प्रतिनिधि निकाय नहीं था। सेकंड, इसकी आलोचना की जाती है कि संप्रभुता का अभाव था। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट परमिशन दे रही है तब संविधान, क्योंकि देखो संविधान सभा का जो पहली बैठक हो रही है 9 दिसंबर 1946 को, तब हमारा देश आज़ाद तो था नहीं, तो जब ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश सरकार जो है वो परमिशन दे रही है तब तो जाके संविधान सभा की बैठकें हो रही है। तब ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि भाई वो एक सोवरन, उसके पास अथॉरिटी थी। तो यहाँ पर वो संप्रभु निकाय बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव के आधार पर सबसे बड़ी आलोचना इसी बात पर की जाती है, ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव के आधार पर काम चल रहा है। इसका गठन ही हुआ कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर गठन हुआ। कैबिनेट मिशन किसका था? इंडिया का था। किसका था कैबिनेट मिशन? तो कहा कि जब नींव ही रखी गई थी ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव के आधार पर, तब इसको सोवरन कैसे कह रहे हैं, संप्रभु कैसे कह रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें कहा समय की बर्बादी थी। आपने कितना लिया समय? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो जबकि अगर हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, सोचो कितने समय में बन गया होगा ये। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन केवल 4 मंथ में बन के तैयार हो गया था और इसने केवल 4 माह लिए थे और यहाँ पे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, है ना। तो यहाँ पर समय की बर्बादी थी, ऐसा कहा गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वकीलों और राजनीतिज्ञों का इसमें प्रभुत्व था। ठीक है, वकीलों का और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व था। इसकी जो भाषा है वह बड़ी जटिल थी। भाषा जो है वह कैसी थी? जटिल थी। और ज़्यादातर इसमें अगर आप देखेंगे तो आम लोग शामिल नहीं थे, जो राजनीतिक थे, जो विषय किसी न किसी चीज़ के विशेषज्ञ थे, उन सब लोगों को बेसिकली इसमें शामिल किया गया था, है ना। नेक्स्ट हम कहें कि कांग्रेस का प्रभुत्व था किसी के द्वारा, मतलब यहाँ पे कहा जाता है कांग्रेस के प्रभुत्व को लेके कि जो ग्रेनविल ऑस्टिल थे उन्होंने टिप्पणी की थी कि संविधान सभा एक दलीय देश में एक दलीय निकाय है, एक दलीय देश में एक दलीय निकाय है, ऐसी टिप्पणी की थी। एक दूसरा दल तो उस समय था ही नहीं, कांग्रेस ही था। तो एक दलीय देश है, एक दलीय देश में एक दलीय मतलब एक ही दल का निकाय है संविधान सभा, है ना, एक दलीय निकाय है, ऐसा ग्रेनविल ऑस्टिल के द्वारा कहा गया। किसी ने कहा कि भाई हिंदुओं का प्रभुत्व था, किसी ने कहा कि आपने भले ही इसमें जो है वह प्रतिनिधित्व की बात की थी, पर फिर भी लॉर्ड विस्काउंट की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि हिंदुओं का चूंकि वर्चस्व था और इसलिए इन्होंने हिंदुओं का निकाय कहा। वहीं यहाँ पे विंस्टन, अगर हम चर्चिल की बात करेंगे, कौन थे चर्चिल, कमेंट करके बताओ, बता चुकी हूँ कई बार। तो यहाँ पे विंस्टन जो चर्चिल थे उन्होंने कहा कि संविधान सभा भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है, जो वही बात हो गई जहाँ से यहाँ से शुरू की थी वही खत्म हो गई कि प्रतिनिधि निकाय नहीं था। और यहाँ पे भी इन्होंने क्या कह दिया कि केवल एक बड़े समुदाय का इसमें प्रतिनिधित्व है, ना कि, और हिंदू कितने थे अगर हम देखें तो उस वक्त की जनसंख्या में। तो यहाँ पर ये कहा कि बेसिकली हिंदुओं का निकाय है। तो किसी ने कहा कांग्रेस का वर्चस्व है, किसी ने कहा उधार का थैला। ये बात तो इसमें कही नहीं। आप इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं कि उधार का थैला है, एक विस्तृत संविधान है, तो ये भी डिफिकल्टीज हो गई, इस बात को भी आप लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये सारी आलोचनाएं हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ कि संविधान सभा के द्वारा किसी प्रतीक को अपनाया गया होगा ना, तो उसके लिए हाथी की मुहर का इस्तेमाल किया गया था दैट टाइम। ठीक है, इसके अलावा संवैधानिक सलाहकार कौन थे? एम.एन. राय थे। और अगर हम संविधान सभा के सचिव की बात करें तो H.V.R. अयंगर जो है वह इसके सचिव हुआ करते थे।
अगर हम एल एन मुखर्जी की बात करें तो ये प्रमुख चीफ ड्राफ्टमैन थे, बेसिकली मुख्य प्रारूपकर्ता थे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे वो कैलीग्राफर थे, ठीक है, जिन्होंने एक मतलब इटैलिक जो शैली समझते हैं आप, तो कैलीग्राफ करके मतलब लिखते हैं सुंदर तरीके से, इटैलिक शैली में बेसिकली उनके द्वारा हैंड रिटन हमारी मूल कॉपी है, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और इसमें मूल जो संस्करण है ना हमारा, उसको सौंदर्यीकरण मतलब सजावट का काम नहीं कर देते कि केवल सिंपल नहीं लिखा, थोड़ा सा आस पास सजा भी दिया। चूंकि हैंड रिटन था तो कुछ कलाकारी तो करनी ही थी। तो शांति निकेतन के जो कलाकार थे नंदलाल बोस और बेयर राम मनोहर सिन्हा, इनके द्वारा कुछ कलाकारियां जो है वह की गई थी, ठीक है। मूल प्रस्तावना में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हस्तलिखित है और जो ज्यामिति या सौंदर्यीकरण है वो राम मनोहर सिन्हा के द्वारा बेसिकली किया गया है। तो और यहाँ पे मूल संविधान का याद रखना, हिंदी संस्करण बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था, सुलेखन किया गया था। तो बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसमें। इसके अलावा एक और लास्ट पॉइंट जो इसमें ऐड हुआ है कि संविधान का हिंदी पाठ, संविधान जो आपको मिलता है वह हिंदी पाठ में मिल रहा है या फिर उसको लेकर क्या क्या प्रावधान है। तो बेसिकली हम देखेंगे कि जो मूल संविधान बना था उसमें हिंदी भाषा को लेकर कोई मुख्य प्रावधान नहीं थे, ठीक है। पहली बात क्या है कि जो मूल भाषा थी या मूल संविधान में, लास्ट पॉइंट है, एक बार रिवीजन करेंगे, क्लास खत्म हो जाएगी। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या था कि मूल संविधान में हिंदी पाठ को लेकर हिंदी भाषा पाठ का प्रावधान नहीं था। अच्छा, अगर इस वक्त प्रावधान नहीं था तो कभी तो जोड़ा गया, हाँ जोड़ा गया था। एक संविधान संशोधन जो है वह यहाँ पर किया गया था और भाग 22 जो है इसमें बेसिकली जोड़ा गया था आर्टिकल 394 का, है ना। तो इसमें बाद में क्या जोड़ा गया था, इसमें आर्टिकल 394 का या फिर ए लिख लो, इसको जोड़ा और भाग 22 है ना, इसको जोड़ा गया और ये जोड़ा गया 58वां संविधान संशोधन के द्वारा। 58 संविधान संशोधन, इसमें 3 बातें जो है वह जोड़ी गई। संविधान संशोधन के द्वारा इन बातों को जोड़ा गया और हिंदी का जो प्रावधान है मूल रूप से नहीं था, इसमें किया गया, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें क्या क्या जोड़ा गया, 3 प्रमुख बातें। और इसमें पहली बात ये कही गई थी, पहली बात इसमें ये कही गई थी कि जो राष्ट्रपति हैं, है ना, राष्ट्रपति जो अनुवाद कराएंगे उसमें हिंदी शब्दावली को अपनाया जाएगा। दूसरी बात भी हम पढ़ेंगे कि हिंदी का वही अर्थ होगा जो कि अंग्रेजी में होगा। और तीसरा हम देखेंगे इसमें, तीसरा जो प्रावधान है, ठीक है, चलो एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला प्रावधान क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा कराए गए अनुवाद का प्रकाशन संविधान का, बेसिकली संविधान का प्रकाशन या अनुवाद, ये कैसे होगा, ये दोनों भाषाओं में होगा, है ना। ये हिंदी के लिए जो स्वीकार की गई शब्दावली है उसमें होगा। हिंदी के लिए आप देखते हैं कि बड़ी शब्दावली जो है बड़ी क्लिष्ट सी रहती है, टफ सी रहती है। आप बजट देख लो, उसकी भी शब्दावली आप देख लो, जो भी सरकार का प्रकाशन है आप कोई रिपोर्ट पढ़ लो, वो उसकी बड़ी कठिन भाषा है, लेकिन उसके जो आधिकारिक शब्दावली होगी उसी टर्मिनोलॉजी में, उसी भाषा का, उसी शैली का जो इस्तेमाल है वह किया। खड़ी बोली में नहीं लिखा जाएगा कि हिंदी में जो हम और आप बात करते हैं उस तरीके से संविधान को लिख दिया, उस तरह से संविधान संशोधन को लिख दिया। तो बेसिकली इसमें यह कहा कि अगर किसी भी प्रकार के संविधान संशोधन की अगर आवश्यकता यहाँ पर होगी तो जो केंद्रीय अधिनियम के द्वारा हिंदी के लिए जो स्वीकार्य शब्दावली है, जो भाषा है, उसी को ही अपनाया जाएगा। और संविधान संशोधन का जो प्रावधान है, संविधान का प्रकाशन, अनुवाद, हिंदी के लिए शब्दावली व जो भाषाई चीज़ें हैं वो स्वीकार किया जाएगा, उसे अपनाया जाएगा। और दूसरी बात इसमें ये कही गई कि संविधान का प्रत्येक संशोधन जो अंग्रेजी में है वो हिंदी में भी होगा। कोई भी संशोधन हो रहा ना संविधान में, वो केवल एक भाषा में नहीं है, तो अगर वह अंग्रेजी में है तो वह हिंदी में भी होगा, ऐसा कहा गया इस आर्टिकल में 394A या 394 का
भाग 22 में, ठीक है। तो संविधान का जो संशोधन है ना, अंग्रेजी व हिंदी दोनों भाषाओं में, ठीक है। तो इसमें हिंदी याद रखना, हिंदी अनुवाद होगा, अंग्रेजी में लिखा जाएगा, हिंदी अनुवाद होगा। अब जैसे यूपीएससी में भी आपको सबसे बड़ी खराबी यही लगती है कि हिंदी वालों को बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि वो अनुवाद बेसिकली मिलता है, क्योंकि जो पेपर है वह हिंदी में मूल रूप से नहीं बनते, तो हिंदी की शब्दावली ना उठा के इंग्लिश का ही ट्रांसलेशन मिल जाता है, और इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है वो तो स्टील प्लांट को लोहे का पौधा लिख देता है ना। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि संविधान का संशोधन अंग्रेजी मूल भाषा होगी और हिंदी उसका अनुवाद होगा। लेकिन याद रखना कि जो यूपीएससी में होता है ना कि अगर कोई गलत लगता है तो इंग्लिश का जो शब्द लिखा है वो मान्य होगा, वही बात इसमें भी कही जाती है कि हिंदी पाठ का वही अर्थ होगा जो अंग्रेजी से निकलेगा। हिंदी पाठ का, हिंदी अनुवाद या हिंदी पाठ का वही अर्थ होगा जो अंग्रेजी के मूल पाठ में होगा। जो अंग्रेजी के मूल पाठ में होगा, हिंदी पाठ का वही अर्थ होगा। और तीसरी बात इसमें कही गई कि जो भी अंग्रेजी में है उसका हिंदी अनुवाद किया जाएगा। जो भी संविधान संशोधन है, जो भी संविधान संशोधन है, ठीक है, हिंदी अनुवाद किया जाएगा, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद कराया जाएगा। ये बातें लिखी हुई हैं, आ गया समझ में? चलो, तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि हिंदी पाठ को लेके संविधान सभा की आलोचना हमने देख ली, यूपीएससी का क्वेश्चन देख लिया कि 26 जनवरी को वास्तविक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था, प्रभाव में आना, प्रवर्तन, ठीक है, समितियों की बात कर ली, क्या समय लगा था वो हमने देख लिया, विधायिका कार्यपालिका के रूप में कार्य कर रही थी, संविधान अधिनियम, उद्देश्य प्रस्ताव की बात की, संविधान सभा की कार्यप्रणाली, संविधान सभा का गठन, ठीक है, और संविधान सभा की मांग कैसी हुई, और यहाँ पर इस तरीके से ये जो सारा है वह आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर होगा संविधान की अवधारणाएं, कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा, अगला नेक्स्ट लेक्चर आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो आपको कैसा लगा क्लास ज़रूर बताएं, और ये जो पीडीएफ आपकी तैयार की गई है, इस पीडीएफ पे जो यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है, ये पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल मंजू PW UPSC वाला पर मिल जाएगा। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। तो लक्ष्मीकांत ऐसी बुक है बच्चों की, इसको पढ़ने के बाद आपके और ऐसे फैक्ट और जो एक नेक्स्ट लेवल का जो एक इन्फॉर्मेशन यूपीएससी में डिमांड होती है वो केवल एनसीईआरटी से नहीं होती। एनसीईआरटी कंपलसरी है बट सफिशिएंट नहीं होती कई मायनों में, क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ नेक्स्ट लेवल के नॉलेज, कुछ और फैक्ट्स, कुछ और कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होती है। वो सारी चीज़ें आपको ये कवर करा देता है। तो पूरी क्लास को आपको कॉन्टिन्यूटीज़ के साथ सारी क्लासेस को देखना है। जिन बच्चों ने नहीं खरीदी कोशिश कीजिए कि 7 एडिशन ले लें, अदरवाइज इसमें जो 12 एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं 7 एडिशन में, है ना, 6 एडिशन की तुलना में वो मैं क्लास में कराऊंगी। तो चाहे तो क्लास से अपडेट कर ले, जिनने 6 ले लिया है उनको 7 लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, सो अगर ले सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं ले सकते तब ऐसा नहीं कि उसके बिना काम नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि मूल चीज़ें नहीं बदली हैं, मूल चीज़ें वही है। कुछ अपडेशन जो किया गया वो करंट अफेयर से भी कंप्लीट हो जाता है। तो आपका अपना एक जो भी आपको लगता है कि हाँ बुक से पढ़ना है, नई किताब से पढ़ना, तो ले लीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, क्लास में आपका सब कवर कराया जाएगा। तो इसी तरीके से हम आगे के भी जो अपने बाकी चैप्टर्स उसको कवर करेंगे, कुछ क्वेश्चंस के साथ, है ना, और नोट्स के साथ एंड सारी चीज़ें। और जब एक एक पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, मान लीजिए पार्ट 1 में 12 चैप्टर्स है, जब 12 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे तब हम एक लाइव सेशन कर लेंगे जिसमें 50 और 100 जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो हम लाइव क्लास में सॉल्व कर लेंगे, आपका एक रिविजन हो जाएगा। तो रिविजन ज़रूर करते रहना है, बिना रिविजन के कुछ नहीं होगा। कोशिश कीजिए कि कंटिन्यूटी के साथ आप रीडिंग जो चैप्टर्स की है वह करते चले, बाद में वीडियोस जब आएगा तब आप वीडियोस को देख लीजिए और जो भी आपके कॉन्सेप्ट है वह और क्लियर हो जाएंगे, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।